गुड इवनिंग। दिस इज़ माइंड रेडियस स्पीकिंग टू यू। माइंड रेडियस और गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी आपसे बात कर रही है। आज एक आपके साथ केस डिस्कस करना चाहती हूँ। काफ़ी सारे 10 से 12 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और हमारा डिस्कस करने का प्रिसाइज पॉइंट यही है कि हम ये समझ पाएँ कि मानसिक बीमारियाँ हम में से कई लोगों में हैं। अगर टाइम रहते हम इसको रिकग्नाइज ना कर पाएँ तो उनका इलाज संभव नहीं है। मृत्यु तो निश्चित आनी ही है, किंतु इस तरह से घुट घुट कर मरना हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों का इस तरीके से मुश्किल परिस्थितियों में रहना और सहते सहते मर जाना, ये तो कोई जिंदगी ना हुई। जीना है तो शान से जिए, मरना है तो शान से मरे। आज आपके सामने एक ऐसा ही केस ला रही हूँ और इस केस ने मुझे अंदर तक उद्वेलित कर दिया। It has really shaken me from deep inside, because I also have a mother. Most of us have mothers, and if only we realize that we all would reach that age, and if the same situation we have to face, how can we live even for a single second? ये केस एक 72 इयर्स ओल्ड लेडी का है, 73 इयर्स ओल्ड ऑलमोस्ट। जब मैंने उनका इलाज शुरू किया था तो उस समय वो 71 साल की थी। आज वो 73 इयर्स ओल्ड ऑलमोस्ट हो गई हैं उनकी एज। उन्होंने गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी और माइंड रेडियस का पेज देखा और हमें फ़ोन किया। थर्राती आवाज़ से, घबराती आवाज़ से, डरती आवाज़ से, कांपती आवाज़ से, बहते आंसुओं के समुद्र में डूबी हुई उन बुजुर्ग ने जब मुझे अपनी कहानी बताई तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि समाज में ऐसा होता है, हो रहा है, या कल अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो, आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो, हमारे पड़ोसियों के साथ ऐसा हो, हमारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा हो तो क्या हो। हम सब माएँ हैं, हम सब पिता हैं, हम सब बड़े बुजुर्ग हैं। सो ये केस आपसे 2-3 मुद्दों को लेकर मैं सामने ला रही हूँ। पहला ये कि हर इंसान को स्वाभिमान से जीने का हक है। तो हम ऐसे केसेस अगर हमारे आसपास कोई हैं तो आप तुरंत मेरा नंबर उनके साथ शेयर कीजिए, चाहे मुफ्त ही सही, मैं उनका इलाज ज़रूर करूँगी। दूसरी बात, आप इसको केस स्टडी को समझकर खुद समझना सीखिए कि आपके आसपास ऐसा कोई बुजुर्ग है जो इन दुविधाओं से जा रहा है, या आप किसी को जानते हैं, मेरे साथ नंबर शेयर कीजिए, मैं ज़रूर उनको अप्रोच करूँगी। तीसरी चीज़, आप खुद ये अपने लिए समझिए कि अगर कर्म तो हैं ही, अगर हमने इस तरह के कर्म किए तो वो कर्म लौट के वापस आने हैं, वो हमें कर्म मिलने हैं। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपकी एक जनरेशन नहीं, जब तक आपका अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, तब तक बर्बादी की राह पर चलना होगा। इसके लिए मैं बाकायदा एक वीडियो सीरीज बनाऊंगी कि हमारे जो कर्म हैं वो हमारी जनरेशन को किस तरीके से मुश्किल में डालते हैं। मैंने सोल जेनेटिक्स पर 3-4 वीडियोस डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब ये लेडी हमारे पास 71.5 ईयर्स की जब हमारे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे और बहू ने, परिवार वालों ने मनी उनसे पूरा छीन लिया है और किसी टाइम में वो एक बहुत हाई प्रोफाइल ऑफिसर थी और काफ़ी नौकर चाकर, मकान, गाड़ी, कार, सब कुछ और रहता था उनके पास, और अपने ही दम पर वो
शादी के बाद से ही वो अपने ही दम पर उन्होंने अपना फाइनेंस जो है वो उसको स्पॉन्सर किया था. सो शी वाज अ वेरी वेरी सेल्फ डिपेंडेंट लेडी. लेकिन उनको पति के जाने के बाद, तबीयत खराब होने के बाद, जॉब छूटने के बाद, सडनली जब उनको 22-23 46 साल के जॉब के बाद जब घर रहना पड़ा, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि घर में उनका रहना, ना वो अपने ही घर में उनका रहना ना बहू को सहन हो रहा है और ना ही बेटे को सहन हो रहा है. और शी वॉज इन परपेचुअल पेन. वो इमोशनल पेन जो कि कई चीजों से उपजा. मैं हर ऐसी महिला, जैसा उन्होंने मुझे बताया, वह ऐसी महिला थी जिन्होंने अपना एक एक पैसा इतने सालों में कमाया हुआ बेटे के बिजनेस में लगाया, बेटे की शादी की, मकान खरीदा. तो आज जब वो खाने के लिए भी मुंह देखती हैं उनका, या जब उनको ले जाया नहीं जाता साथ में, कहीं उनको पूछा नहीं जाता, कहीं उनसे कोई बात नहीं की जाती, उनको किनारे में एक घर के पटक दिया जाता है कि तुम किसी तरह का सामान हो, खराब हो जाएगा तो फेंक दिया जाएगा. तो इस तरीके का एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस उनके अंदर आ गई. दैट इमोशनल बैगेज, इमोशनल पेन she couldn't bear, and she was at the receiving end and because nobody talked to her, nobody bothered about her. And imagine, she was a very religious and pious lady. She started blaming herself and questioning herself that how could she give birth to a child, a son, who has gone so immoral that not taking care of her mother's medicines, is not taking care of even asking कि मदर तुम्हें क्या खाना, मम्मी तुम्हें क्या खाना है, या तुम्हारे लिए कुछ बना दें, तुम्हें ये दवाई चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं, तुम चल नहीं पा रहे, 10 दिनों से बीमार हो, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है. जैसे जैसे वो अपनी मुझे बात बताती जाती, मेरे अंदर जैसे कुछ टूटता जा रहा था, जैसे कुछ, क्योंकि मैं औरत हूँ, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट तो बाद में हूँ, मैं भी एक औरत हूँ. मेरे अंदर कुछ टूटता जा रहा था. अब वो बिल्कुल अब डिपेंडेंट हो गई. अच्छी खासी तनख्वाह, कम महीने की कमाने वाली लेडी, अनेक अवार्ड प्राप्त करने वाली लेडी अचानक से घर में बैठ गई. वो डिप्रेशन पूरे सब तरीके से फैमिली के द्वारा अलग थलग कर देने का दबाव, किसी से बोल चाल ना पाना, किसी को अपनी व्यथा ना बता पाना, अपने हाथों से सारा पैसा फिसल जाना, अपने ही घर में बंदी बन के रह जाना, और अपने बेटे से ये सुनना कि इस घर का एक एक इंच मेरा है, तू निकल जा घर से बाहर. बताती जाती और मैं चुप होकर सुनती जाती. कई हमारी ईमेल टॉक्स हुई, कई हमारी व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बातें हुई. वो रोती ज्यादा, बोलती कम. अब कई इश्यूज ऐसे हुए, यहाँ पर वीडियो में मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं हैरान हूँ ऐसी बातें जानकर कि अगर इतनी बड़ी फैमिलीज में, इतने रिच फैमिलीज में, इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर लड़के लड़कियां इस तरीके से अपनी फैमिली, अपने खुद की माता पिता के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं, तो और कौन मॉरल पुलिसिंग उनकी करेगा, कौन उनकी मदद करेगा, क्योंकि कल उनके साथ भी यही होने वाला है. Now she succumbed to all what parents actually succumb to. What I noticed, जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा विश्वास अपने बच्चों पर कि सब कुछ ठीक ही होगा. ये कि हम आज अगर हमने अपनी पूरी जिंदगी इनकी लगा दी, कल अगर हम थोड़ा सा, अगर हमें कभी कुछ
एक इतनी संभाल की ज़रूरत हुई कि हमें ये संभाल लें तो ये ज़रूर संभालेंगे, ऐसा विचार अपने साथ सोचकर जो है वो जीते हैं और कभी ये नहीं चाहते कि उन्हें कभी मदद मांगने की ज़रूरत हो। बस वो ये सोचते हैं कि ये तो सब मेरे बच्चे का ही है, अल्टीमेटली इसका ही है, ये सब उसका ही है। ऐसा बोलते बोलते हमने एक तरीके से बच्चों के दिमाग में एंकर कर दिया है कि अच्छा अगर मेरा है तो मैं क्यों नहीं ले लूँ, मुझे अभी चाहिए, अभी दो और तुम निकल जाओ, राइट। सो सेम एटीट्यूड ऐसा था। सुना तो बहुत था, लेकिन जब मेरे पास इतनी ओल्ड लेडी, शी वॉज नॉट द फर्स्ट पेशेंट, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर क्रोनिक डिजीजेस के लोग आते थे, लेकिन आते हैं और मानसिक प्रॉब्लम्स क्रोनिक डिजीजेस में कैसे तब्दील हो गई मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अब वो ना 1 साल बीत गया, अब वो पूरी क्लिनिकली डिप्रेस्ड लेडी हो चुकी थी और उनके पास कोई इनर सिस्टम नहीं था जो उनके फिनेंशियल फेलियर, इकोनॉमिक फेलियर, उनके इमोशनल सपोर्ट फेलियर, रिलेशनशिप फेलियर को और उनके बिलीफ सिस्टम कि ये मेरा बच्चा है, कोई गलत काम नहीं कर सकता, मैं इतनी पूजा पाठी इंसान, मेरा बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता, ये फेलियर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो मरना चाहती थी। She tried to, she wanted to leave and go to an ashram, and even she thought of कि मैं कूद जाऊं किसी नदी में और मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। सडनली अब इसका असर, ये सब बातों का आप देखिए असर कैसे पड़ता है हमारी फिजियोलॉजी पर। जो ये मानते हैं कि किसी तरीके के मानसिक व्यथाएं शारीरिक रूप में प्रॉब्लम्स में तब्दील नहीं होती, आप बिल्कुल गलत हैं। पहले मानसिक समस्याएं होती हैं, फिर वो फिजिकल समस्याओं में, मेडिकल समस्याओं में तब्दील होती हैं और वो अंदर अंदर आपको खा जाती हैं। अब क्या हुआ, सिम्टम्स देखिए। स्टेज 1, जब इमोशंस ने उनको एक ऑलमोस्ट मुर्दे में तब्दील कर दिया, 14-15 साल वजन घटना, आंखें अंदर धंस जाना, सडनली उनके पैरों ने चलना बंद कर दिया और वो बहुत, उनकी नीज बहुत कमज़ोर हो गई और वो अपने आप चल नहीं पाती थी। कोई और मदद देने वाला कोई नहीं था। सब देखते थे कि वो अपने बेड से नहीं उठ सकती, लेकिन हाथ पकड़ के कि मदद कर दें, वो अपने आप ही कभी वो बेड पे लुढ़क जाती, कभी वो बाथरूम में गिर जाती, कभी वो एक हाथ से, जो उनके हाथ भी कमज़ोर हो गए, पैर भी कमज़ोर, एक हाथ से मदद लेके वो दूसरे एक पैर से कमज़ोर पैर से वो मदद लेके वो चढ़ती। यानी जैसा वो मुझे वृत्तांत बताती जाती, मेरे अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ घट रहा था मेरे अंदर भी कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या होगा, या अगर मेरे साथ होता, ये भी तो महासमान है, तो क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। यही इसी सोच ने मुझे जिद्दी बना दिया कि मैं इस केस को सॉल्व करके ही रहूंगी और इन्हें अच्छा करके ही रहूंगी। ये मेरी जिद थी। मैंने बहुत सारे केसेस भी ठीक किए हैं। 30,280 नंबर जो था वो आज से 3 से 6 महीने पहले था और मैंने अब काउंट करना बंद कर दिया है। जैसा भी होता है, जितना भी होता है, जो ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, जो मैं कर पाती वो मैं कर लेती ना। अब उनको स्ट्रिक्ट मेडिकेशन में रखा गया था, छोटी छोटी दवाइयाँ जितना वो कर पाती थी, ले पाती थी, छोटी छोटी दवाइयाँ, थोड़े बहुत मसाज, इस तरीके का काम थोड़ा शुरू हुआ। साथ ही साथ अब नंबर 2 चीज़, उनको जो थोड़ा था थायराइड काफ़ी पुराना था, वो ज़बरदस्त हो गया। न्यूरॉन्स उनके गिव अप कर रहे थे और उन्होंने भी गिव अप कर दिया था। अगर जब वो खाना चाहती थी तो उनकी जो ऑयसोफेगस यहाँ हमारी होती है और पिक्चर टाइप यहाँ लगा होता है, जो जैसे जब ढक्कन बंद होता है, हम खाना खाते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है, तो उनका वो ढक्कन खुला ही रह जाता था, जिस वजह से उनका खाना बाहर आता था।
ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने उन्होंने खाना नहीं खाया। कैन यू बिलीव? आप रह सकते हैं 3 से 4 घंटे भी? आधी चपाती 3-3 दिन में, कभी सिर्फ सूप, कभी जो मिल गया, क्योंकि अपने आप से, अपनी जिंदगी से उन्हें नफरत हो गई। जो लोग उन्हें, अपने ही बच्चे जो उन्हें दुत्कारते, उनका हाथ का खाना, बना हुआ खाना जो उनकी मजबूरी थी और जो दुत्कार के उन्हें मिलता था, वो भी वो नहीं खाना चाहती थी, लेकिन जिंदा हैं तो खाना पड़ता। अब उनके जो पैर थे और एसोफेगस जो हर्ट हो गया था, साथ ही साथ अब उसने इम्यून सिस्टम पर, नेचुरली इम्यून सिस्टम भी जो है बहुत वीक हो गया था। हेल्थ जो है वो बिल्कुल फ्रिंज पर आ गई थी और अब वो ज़्यादा चल भी नहीं पाती थी और बहुत परेशान हो गई वो। अब मेरे सामने कई चैलेंजेस थे। ये मैंने आपको उनकी बातें जो उन्होंने मुझे बताई वो मैंने आपको बताया है। ये उनकी पूरी जिंदगी का वृत्तांत। और दूसरा बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहाँ मैं कहानी सुनाने नहीं आई। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि इंसान के जो इश्यूज, मानसिक इश्यूज हैं जिनसे वो द्वंद्व करता रहता है, वो कैसे मेडिकल समस्याओं में तब्दील होते हैं और हमारा रोल इसमें क्या था। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगी, मैं पेशेंट्स को अपने पेजेस पर लाने के लिए जिद नहीं कर सकती और उन्हें ये नहीं कह सकती कि वो अपना वीडियो बनाकर मुझे दे, क्योंकि कई लोग अपना नाम सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियां सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो मुझे ही केस स्टडीज यहाँ पर देनी पड़ती हैं। आप अगर विश्वास करना चाहें तो बहुत अच्छा, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। हाँ, उन लोगों के नंबर अवेलेबल हैं, आप उनसे अगर बात करना चाहें या अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है तो मैं अपना नंबर और कनेक्शन आपको व्हाट्सएप, दोनों कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप दोनों शेयर कर दूंगी। आपको सबसे पहले ये पेज गीता साहनी मल्टीपर्पज एकेडमी, आपको ये लाइक करना है। दूसरा चीज़, आपको यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी, जिस भी फील्ड से रिलेटेड मानसिक समस्याओं पर, साइकोलॉजी पर आपको हिंट्स, आपकी अच्छी लाइफ के लिए लाइफ स्किल्स, लाइफ हैक्स जो हैं वो सारे वहाँ पोस्ट किए जाते हैं। वीक में ऑलमोस्ट 1 या 2 बार मैं पोस्ट करती हूँ और आप लोगों की जो हमारे क्लाइंट्स की हम समस्याएं सॉल्व कर लेते हैं, उन समस्याओं पर मैं बेस्ड उनका सॉल्यूशंस भी कभी कभी मैं जो है बनाती हूँ। केस स्टडीज तो मैं देती ही देती हूँ और कई ट्रेनिंग भी देती हूँ। कोई पेड ट्रेनिंग है, कोई अनपेड ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, कई फ्री व्हाट्सएप वर्कशॉप्स भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने चैलेंज क्या था, आपने समस्याएं देख ली, सब मेडिकल समस्याएं हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं ये क्लेम नहीं करती कि मैंने किसी जादू से उन्हें ठीक कर दिया। दवाइयाँ उनकी चलना शुरू हो गई, लेकिन न उनके हाथ न पैर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चली, न नी पेन और न एसोफेगस। सब तरीके की सब टेस्ट हो गए, सब किडनी टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हार्ट टेस्ट और सब टेस्ट हो गए, लेकिन कहीं कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया, ओनली एक्सेप्ट शुगर और बीपी को लेकर। और ये भी बताया गया कि उनको हर्निया हो गया है। मैं आपको सबका एक करके आपको सबका रीज़न बताऊंगी कि ये समस्याएं किस तरीके से जटिल होती जाती हैं हमारी लाइफ की जटिलता के साथ। सो पहला चैलेंज जो मेरा था वो था फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी। सो बिकॉज फाइनेंशियल्स ना होना, प्रॉपर्टी ना होना, लड़के का छीन लेना पैसा और ये बोल देना कि ये तो घर मॉर्गेज रख दिया है और प्रॉपर्टी के कागज तो उसमें है, बैंक में है, मेरे पास कहाँ है, आप कैसे मांग सकते हैं, ये घर तो मेरा है। तो आगे कुछ ना दिखना, है ना। और अब फिर उनको जो ये फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी, और दूसरा फियर ऑफ अननोन, क्या होगा अब, मेरा क्या होगा, क्या पता कब मरूंगी, कोई जलाने वाला भी होगा या नहीं होगा,
मेरी देखभाल कौन करेगा, अब मेरे मेडिकल बिल बढ़ेंगे, मुझे कौन देखेगा, मेरी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, मैं अगर ये she was just totally puzzled. She wouldn't sleep whole night. Yeah, she also had developed insomnia, and she was put on a small medicine. आपको पता ही होगा, एक छोटी सी दवाई होती है. मैंने फ्लैट 1.5 महीने में उनको वो दवाई बंद करवा दी. And I put her on sleep. She would sleep daily. I check her out कि कैसे आप सो गई हैं कि नहीं, नींद आ रही है या नहीं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये तो तब तक चलता है. हैंड होल्डिंग यानी सेशंस जो हैं वो 7 से 12 सेशंस होते हैं, 14 सेशंस भी होते हैं. इन सेशंस के बाद हम हैंड होल्डिंग करते हैं. मेंटरिंग तब तक चलती है जब तक आप बिल्कुल सही नहीं हो जाते, और ग्रुप डिस्कशन होता है. लेकिन बेसिक जो सेशंस होते हैं 7, 12, 14, 21 इस तरीके से, और डिपेंड करता है कि अगर आपका केस बहुत सीरियस है जैसे इनका था तो उन्होंने 21 सेशंस हमसे लिए थे. अब अ स्ट्रेंज सेल्फ हेट्रेड, नेचुरली यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक सेल्फ हेट्रेड हो गई थी कि मैं वो इंसान हूँ जिसने, मतलब वो अपने आप को कहती थी कि मैं वो इंसान हूँ जिसने ऐसी औलाद को पैदा किया, और like I am good for nothing. Like she started hating herself, like poor lady. Now I just even if she was religious, believe me that I had, जैसे मेरे पसीने निकल गए उनको ट्रीट करने में, बिकॉज बहुत ही पजल्ड और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था. उनके डीप हर्ट थी, लॉस ऑफ फेथ था इन एवरीथिंग, और उनको जो एंगर था, यस, वेरी डीप रूटेड एंगर, वेरी डीप रूटेड एंगर. और जब मैंने उनको एनर्जी हीलिंग किया, और जब मैंने उनको चाइल्डहुड हीलिंग किया, इनर चाइल्ड हीलिंग, मैंने पाया कि उनका एंगर बिल्ड होता हुआ, ऑलमोस्ट शादी से पहले तक तो ठीक था, शादी के बाद से उनका जो एंगर बिल्डअप होता हुआ, शी वॉज सिमरिंग इनसाइड, शी वॉज सिमरिंग. और क्योंकि मैं अभी आपको हर एक की विवेचना करके बताती हूँ, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी अपनी बात, तो उनको थायराइड डेवलप हो गया था. थायराइड एक जो यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, या ज्यादा हार्मोन सीक्रेट होने से या कम हार्मोन सीक्रेट होने से, दोनों से ही समस्या होती है. सो उनको जो ना बोल पाना, अपनी बात को कम्युनिकेट ना कर पाना, लोगों के समक्ष अपनी बात को ना रखना, हर बात को सहन कर जाना, और इमोशनल बैगेज अपने आप